Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 अप्रैल 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ दोस्तों, आज डायरेक्टली हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमने कोई आज मैप का क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लिया है। आज के न्यूज़पेपर में भी जो आर्टिकल रेलिवेंट है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग सोर्सेज का भी यूज़ किया है ताकि वीडियो का इंपॉर्टेंस एज इट इज़ बना रहे। और इवन आज ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुका है, वो भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में। तो शुरुआत करते हैं अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक अपडेट देखने को मिला इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बीच में। अब वो अपडेट क्या है जरा ये सुनो। अब कहोगे मालदीव्स, हाँ ये वही कंट्री है जो कि पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। क्यों? क्योंकि मालदीव्स में अभी रिसेंट एक इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइज़ू, और इनके अगर आप आइडियोलॉजी देखोगे तो ये प्रो चाइना है। सीधा सीधा बोलना जा रहा है, प्रो चाइना है। आप देख पाओगे कई सारे जो एक्शन इनके थ्रू लिए गए उसमें सही साबित हो चुका है कि चाइना के प्रति झुकाव इनका बहुत है। लेकिन इंडिया के प्रॉपर अगेंस्ट हैं, है ना। इंडिया के मिलिट्री को हटाया जाए, इंडिया आउट कैंपेन वगैरह यहाँ पर इन्होंने चलाया। इवन इलेक्शन के अंदर भी यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन यहाँ पर इनका एक पार्ट था कि भारत की मिलिट्री को मालदीव से बाहर निकाला जाए। तो ऐसे आइडियोलॉजी के साथ में होता यह है कि भारत मालदीव्स के जो संबंध है पिछले कुछ समय पर वो बहुत खराब हुए। बीच में इन्हीं के पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की इंसल्ट भी करते हैं, जिस बेसिस पर दोस्तों बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड हुआ, लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया। अब इतना सब कुछ हुआ, मालदीव्स लगातार यहाँ पे रिलेशंस बेकार कर रहा है भारत के साथ में। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जब मालदीव्स को हेल्प चाहिए थी तो भारत फिर से आगे आ गया। इंडिया ने फिर से हेल्प की है। अगेन यहाँ पे कोई चाइना कोई कंट्री यहाँ पर हेल्प करने नहीं आया। तो इंडिया ने फिर से प्रूव कर दिया है नेबरहुड फर्स्ट। अब होता यहाँ पर यह है दोस्तों कि इंडिया ने कुछ एसेंशियल जो आइटम्स होते हैं एक देश के लिए, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, बेसिक आइटम्स हैं, चावल, आटा, चीनी, अंडे, इस प्रकार की चीज़ों के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ था मालदीव्स के अंदर में। अब क्या होता है कि मालदीव्स की साइड से ही एक रिक्वेस्ट की जाती है इंडिया से कि इंडिया ये आइटम्स हमको भिजवा दे, क्योंकि आप देख पाओगे मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत मिनिमम है या ना के बराबर है। तो इस बेसिस पर यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जब इसका शॉर्टेज हुआ तो हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा? ये रिक्वायरमेंट इंडिया पूरा कर सकता है। तो मालदीव्स ने रिक्वेस्ट की है। रिलेशंस खराब होने के बाद, आप देख पाओगे आर्टिकल के अंदर सभी जगह पर मेंशन किया है रिलेशंस खराब होने के बाद मालदीव्स ने जो हरकत की है उसके बाद यहाँ पर इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ फूड आइटम्स जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें को प्लीज़ एक्सपोर्ट कीजिए। तो इंडिया ने यहाँ पर दोस्तों एक जो ये बैन था इसको हटा दिया है। हमने ही बोला ठीक है हम आपको एक्सपोर्ट कर देंगे जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं, लेकिन मालदीव्स के अंदर भूखा किसी को नहीं रहने देंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर ना केवल ये बेसिक आइटम्स की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन आइटम्स को भी यहाँ पर मालदीव्स हमसे मांग रहा है। कंस्ट्रक्शन आइटम जैसे कि आपको पता होगा एग्रीगेट जो बजरी होती है ना, उसके अलावा रिवर सैंड होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मांगी है कि भाई ये चीज़ें भी हमें प्लीज़ एक्सपोर्ट कीजिए। अब दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा मुइज़ू जो है वो चाइना के साथ में कई सारे अलग अलग अग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन कर चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर को लेकर भी चाइना के साथ में एक अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर चाइना ये हेल्प करने नहीं आया। अब ऑब्वियस ही बात है, मुइज़ू ने इतने रिलेशंस खराब किए इंडिया के साथ में, चाइना का साथ में इतना ज़्यादा यहाँ पे करीब आया, तो एक कोशिश तो की होगी डेफिनेटली कि चाइना से ये हेल्प मांगी जा सके, इंडिया के पास ना जाए, एक बेइज्जती फील होगी, ये कोशिश हुई होगी डेफिनेटली। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि चाइना फूड आइटम्स, इस प्रकार के फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करता नहीं है। बहुत कम कंट्रीज है जो इस प्रकार के फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इलेक्शन जीतने के बाद में पहले तो ये चाइना के पास में गए, वहाँ पे अग्रीमेंट साइन करें। दूसरा फिर ये सीधे जाते हैं टर्की के पास में, एक और इंडिया की एनिमी कंट्री अर्दोगान के साथ में। यहाँ पर आप ये फोटो देख पाओगे, और टर्की के साथ में कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन किए, इनसे ड्रोन्स वगैरह परचेज किए।
तो दोस्तों ये पूरा सिचुएशन चल रहा था, लेकिन खैर छोड़ो, इंडिया यहाँ पर फिर भी हेल्प करने के लिए अभी रेडी है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, इंडिया को भी हेल्प नहीं करनी चाहिए? हमने भी देखे हैं मालदीव्स के क्या क्या स्टेटमेंट्स आए, मुइज़्ज़ू ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। तो रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस नहीं होते हैं केवल दो देशों के बीच में। आपको ही पता, जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो दो देशों के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन मजबूत होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। वहाँ के लोग, यहाँ के लोग, इनके बीच का संबंध मजबूत होना इंपॉर्टेंट है किसी दो देश के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये सरकार है, आगे बदल सकती है, सरकार है, आएगी जाएगी, ये आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पर लगा रहता है। तो जो लोग हैं स्पेशली, उनके हार्ट में इंडिया को लेकर क्या चीज़ है, वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। वर्ल्ड यहाँ पर देख रहा है कि हाँ किस तरीके से अभी तक रिलेशन मेंटेन थे, रिलेशन खराब होते ही कि हाँ इंडिया सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने डेफिनेटली अपना यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, चाहे वो टर्की की ही बात क्यों ना हो। पता है टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बड़े बड़े कंट्रीज एक्सपेक्ट किया था कि टर्की के दोस्तों से एक्सपेक्ट किया था कि वो इनकी हेल्प करेंगे, बट हुआ क्या, एट द लास्ट इंडिया ने बहुत बड़ी मात्रा में जो हेल्प है वो टर्की में भिजवाई थी। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, या फिर कह सकते हो लोकेशन के बेसिस पर ध्यान रखना। गल्फ ऑफ खंबत अभी चर्चाओं में है। ठीक है, अब गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात वाले पोर्शन में। मैं आपको पहले थोड़े मैप दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से ये पूरे के पूरे चीज़ को क्लियर कर सको। यार इंडिया का मैप नहीं लेके आया शायद मैं। अब जैसे यहाँ पर देख पाओगे ये इंडिया का मैप है, ये अपना गुजरात वाला पोर्शन हो गया है ना, ये गुजरात का मैप हो गया। अब गुजरात में आपको इस तरीके से दो अलग अलग पेंसुलार देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको ये गल्फ एक नज़र आ रहा है। इस तरीके से जो समुद्र का पानी अंदर हल्का सा घुसा हुआ है ना, ये गल्फ कहलाता है। अब ये जो गल्फ है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है गल्फ ऑफ खंबत, ध्यान रखिएगा। और ये गल्फ ऑफ खंबत हाल ही में न्यूज़ में आ चुकी है। न्यूज़ में क्यों आ चुकी है? क्योंकि ये देखो, ये हमारी खबर है, मैं आपको साथ ही साथ में न्यूज़ भी बता देता हूँ। जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, इन्होंने हाल ही में एक मछुआरे को इसी जगह से यहाँ पर बचाया है, जिस वजह से गल्फ ऑफ खंबत की चर्चाएं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में की गई। और ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ खंबत को हम गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी जानते हैं। आपको दूसरे नाम देकर एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। ये कहाँ पर है? अरेबियन सी में। ये ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अरेबियन सी नजर आएगा, ठीक है, और ये गुजरात का पोर्शन आ जाएगा। अब ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो गल्फ ऑफ खंबत है ये कौन से वाले पेनिनसुला के रीजन है, पेनिनसुला के पास में है? तो ये आप देख पाओगे गल्फ गुजरात के दो पोर्शन इस तरीके से देख पाओगे, ये भी समुद्र से घिरा हुआ है, ये वाला पोर्शन भी समुद्र से घिरा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये इंडिया का नीचे साउथ का हिस्सा आ जाएगा। तो ये वाला साउदर्न पेनिनसुला तो पूरा अलग है इससे। और यहाँ पे गुजरात का जो ये पर्टिकुलर पेनिनसुला है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है कठियावाड़ पेनिनसुला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गुजरात का वो हिस्सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर एक बीच में समुद्र आता है, गल्फ ऑफ खंबत। और गल्फ ऑफ खंबत दो अलग अलग पेनिनसुला को डिवाइड कर देता है। गल्फ ऑफ खंबत के माध्यम से यहाँ पर ये अपना जो कठियावाड़ पेनिनसुला है वो अलग हो जाता है, बाकी यहाँ पर अपना साउथ इंडिया जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, बीच में, क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत आ चुका है। ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी दोस्तों इसी गल्फ ऑफ खंबत में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है समुद्र है और आसपास से कई सारी नदियाँ आ रही होंगी, इसमें गिर रही होंगी। तो नदियों में बात करते हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी जो है ये इधर उधर से आते हुए इसी गल्फ के अंदर में गिर जाती है, ठीक है। इस नदी में आपको एल्बम के काफ़ी सारे डिपॉजिट्स नजर आएंगे। इस गल्फ में अगर आप देखोगे तो जो सैंड बैंक्स वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, मड वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। और इसी एरिया में कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स मतलब समुद्र के अंदर में इस तरीके से आपको रंग बिरंगी दोस्तों ये कोरल रीफ्स आपको नजर आएंगे। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में कुछ ही लिमिटेड लोकेशंस पर कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जगह ये गल्फ भी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसी गल्फ ऑफ खंबत के आसपास के रीजन, इसके ईस्टर्न साइड में आता है यहाँ पर भरूच, ठीक है, भरूच जो कि यहाँ पर एक बहुत पुराना शहर अभी गुजरात के अंदर में। उसके अलावा यहाँ पर सूरत भी पास में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये वाला मैप बढ़िया है, ये गल्फ ऑफ खंबत हो गया, ये हो गया भरूच, ये हो गया यहाँ पर सूरत, जस्ट इसके बराबर में ही आपको नजर आएंगे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। उसके अलावा ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला जो डॉट दिख रहा है दोस्तों, ये है टाउन ऑफ खंबत। तो इस गल्फ के बिल्कुल हेड पर ऊपर की साइड में टाउन ऑफ खंबत भी हमको ये नजर आता है। तो ये आसपास के रीजन्स भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन गल्फ ऑफ मतलब कौन सा ऐसा गल्फ है जो कि यहाँ पर काठियावाड़ पेनिनसुला और बाकी साउथ इंडिया को सेपरेट करता है, अलग करता है, तो यहाँ पर ये वो गल्फ ऑफ खंबत है। इस तरीके के जो बेसिक पॉइंट से ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना
तो इन्हीं डिटेल्स में से बन जाएगा और वहाँ पे आप आराम से सॉल्व भी कर पाओगे अगर पढ़ोगे कंसंट्रेशन के साथ में। तो ना आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करें, आज मैंने सोर्स नहीं लगाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सोर्स लगाने का टाइम नहीं मिल पाया है ना, क्योंकि वीडियो अपने को जल्दी अपलोड करना है, बट 2 दिन से कुछ इश्यूज़ की वजह से जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा है। कल या परसों से अपना टाइम पे मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाएगा, 5 साढ़े 5 बजे। तो होता यही, जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा के साथ में प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करके इस ग्रुप में दिए जाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ दिया जाता है जिसको आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे सारा कंटेंट सिक्योर होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जिसके बाद आपको करंट अफेयर्स की जो टेंशन है वो खत्म कर देनी है, पीडीएफ वगैरह इधर उधर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ग्रुप में प्रेजेंट है। इतने पीडीएफ्स मिले हैं, सारे पीडीएफ डेट वाइज पड़े हैं, वो भी एक आसान है, इधर उधर ढूंढना वूंढना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपकी प्रिपरेशन और ईजी हो जाएगी क्योंकि पीडीएफ डेट वाइज है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओगे, डाउनलोड करोगे, पढ़ोगे, डिलीट भी कर दो, कोई बात नहीं है। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं डाउनलोड डिलीट के, तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों गारंटी है कुछ दिनों बाद आपको भी फील होने लगेगा मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स आपको फिर भी मिलते रहेंगे। आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, एक और ऑप्शन आपके पास में प्रेजेंट है, आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा इस ग्रुप में क्या है, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकता हूँ। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है जिसको प्लीज़ आप अचीव करवा सकते हैं। चलिए एक और टॉपिक, अब यहाँ पर दोस्तों शैलो फेक के बारे में बात हो रही है। आपने कहीं ना कहीं डीप फेक के बारे में सुना होगा। डीप फेक को लेकर तो मैंने ही बहुत सारे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स कवर किए हैं। अब इस डीप फेक के साथ एक नया टर्म ऐड हो चुका है आजकल, वो है शैलो फेक। और दोनों में फर्क क्या है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप कह सकते हो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है भाई शैलो फेक आपको हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, आप क्या जानते हो उस टर्म के बारे में, है ना। तो ये मैटर आखिरकार चर्चाओं में क्यों है, न्यूज़ क्यों है? क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस दोस्तों अभी आपको पता है पूरी तरह से शेड्यूल हो चुके हैं। 19 तारीख से इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन इलेक्शंस के साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, है ना। भरपूर मात्रा में जो एडिटिंग है, एडिटेड वीडियो है वो चल रही है, आपने देखा भी होगा। और जो भी एडिटिंग चल रही है ना सस्ती वाली, इसी को नाम दिया गया है शैलो फेक। सस्ती वाली, हाँ आप ऐसा कह सकते हो, समझ सकते हो। चलिए अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ शैलो फेक एग्जैक्टली होता क्या है। शैलो फेक डीप फेक की तरह होता है। डीप फेक बेसिकली हाई क्वालिटी की एडिटिंग है। ये डीप फेक है, यहाँ पर देख पाओगे ये पर्सन है, इसको इस तरीके से यहाँ पर एडिट किया अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कि यहाँ पर इस फोटो को इस फोटो में बदल दिया, चेंज कर दिया। ये सेम फोटो है, ये पहले का है, ये बाद का। ये डीप फेक है, यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है। और जब बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकल मोकल एडिटर का इस्तेमाल करके, जो यहाँ पर बेसिकली हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, लोकल सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके जो एडिटिंग की जाती है सस्ती वाली, वो यहाँ पर शैलो फेक्स हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की एडिटिंग है जहाँ पर लोगों का पिक्चर ये वगैरह सब कुछ चेंज किया जा रहा है। लेकिन डीप फेक से अलग है, क्योंकि डीप फेक के अंदर में जैसे मैंने बोला एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हो रहा है। जबकि शैलो फेक के अंदर में दोस्तों बेसिक वाले जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ हो रहा है। समझ गए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर नॉर्मल हम फोटो एडिट करते हैं, है ना, वीडियो वगैरह स्लो डाउन कर देते हैं, स्पीच वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत पैटर्न ऐड कर सकते हैं, वही यहाँ पर चलता है इस शैलो फेक के अंदर में। तो शैलो फेक पता है क्या है? डीप फेक से ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि इसी का यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। आर्टिकल्स को कट करके कुछ और चेंज कर दिया जा रहा है, किसी के स्टेटमेंट को बदल के कुछ और कर दिया जा रहा है, यही काम चल रहा है। वीडियोज़ को एडिट कर दिया जा रहा है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये काम करना आसान है, डीप फेक करना हर किसी की बात नहीं है, मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है जिसकी नॉलेज नहीं है प्रॉपर लोगों को। लेकिन ये सस्ती एडिटिंग हर कोई कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो शैलो फेक है दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा खतरा है डीप फेक के कंपैरिजन में। समझ गए? अब सवाल यह है इनको शैलो फेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत लो है,
एज कंपेयर टू द डीप फेक्स। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लोग फॉल्स प्रूफ जो है, फॉल्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह का यहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना, फेक सपोर्टिंग एविडेंसेस का यहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं। जबकि डीप फेक मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि ऐसा एडिटिंग की जाए कि भाई एक एक्सपर्ट भी ना पहचान सके ये असली है या नकली है। समझ गए? यहाँ पर डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं डीप फेक के अंदर में, यानी कि रियल जो हमारा फेक है, स्पेशली जो नकली है, उसको भी यहाँ पर रियल में कन्वर्ट कर दिया जाए या ऐसी चीज बना दी जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सब यहाँ पर डीप फेक के माध्यम से किया जाता है। समझ गए? तो डीप फेक में जैसे मैंने बोला बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि भाई ये एक डीप फेक है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लगता है भाई रियल है ये। समझ गए? तो टर्म ध्यान रखिएगा। एक और टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। यहां पर बात हो रही है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। कहोगे बहुत बड़ा है टॉपिक, यहां पे कुछ नई नई चीजें भी हैं, जरा इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज रिसेंटली आती है, खबर यह है कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाल ही में एक प्लांट बेस्ड पॉलीमर को यहां पर बनाया है, जो कि क्या करता है, जो बायोडिग्रेड हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक के लेवल पर। आइए मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आगे। पहला हमारा सवाल यह आता है दिमाग में, माइक्रो प्लास्टिक होती क्या है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो प्लास्टिक के बहुत ही छोटे साइज के जो टुकड़े हैं वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। भाई बड़ी बॉटल है या बड़ा कोई प्लास्टिक है, एनवायरमेंट में पड़ा है, उस पर सन की रेडिएशन पड़ रही है और भी दूसरे एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक टूटते टूटते माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। और ये माइक्रो प्लास्टिक इंसान के लिए बहुत बड़ा जानलेवा या बहुत बड़ा खतरा साबित लगातार होता चले जा रहा है। दोस्तों अब माइक्रो प्लास्टिक एक स्पेशल डेफिनेशन क्या हो सकती है? छोटा प्लास्टिक, कितना छोटा प्लास्टिक है ना, इसको लेकर कोई प्रॉपर डेफिनेशन है, डिफाइन लिमिटेड है या नहीं है? चलो मैं आपको बताता हूं। ऑफिशियली यहां पर यह बोला जाता है ऐसे प्लास्टिक जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम हो, ध्यान रखिएगा डायमीटर में जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम है वो यहां पर माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। ये मिलीमीटर, इंचेस की बात करेंगे तो 0.2 इंचेस। तो ऐसा प्लास्टिक, ध्यान रखिएगा ये लाइन आप चाहो तो प्लीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्लास्टिक्स का एक पता करने का तरीका है कि यहाँ 5 मिलीमीटर से कम साइज है तो वो माइक्रो प्लास्टिक है। अब जो ये नाम माइक्रो प्लास्टिक है, जैसे मैंने बोला बड़ी प्लास्टिक से टूट टाट के बन जाता है। इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि साथ में एक पॉलीमर चेन के अंदर में मिले हुए होते हैं। दूसरे केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर फेथलेट्स हो गया, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफेनिल एथर हो गया, है ना, टेट्रा ब्रोमो बिस्फेनॉल हो गया। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर में। और यहीं पर माइक्रो प्लास्टिक्स की दो कैटेगरीज आती हैं, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक एंड सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। अब ये प्राइमरी वाली जो माइक्रो प्लास्टिक है दोस्तों, यहाँ पर ये वो वाले पार्टिकल्स, वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है अपना इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, माइक्रोफाइबर है क्लॉथिंग के अंदर में या दूसरे टेक्सटाइल्स में, फिशिंग नेट्स के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कमर्शियली इसका यूज किया जाता है, वो है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। दूसरी जो होती है वो है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ये वो पार्टिकल्स हैं जो एनवायरमेंट में नेचुरली ब्रेक डाउन होता है। भाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्पेशली सन की रेडिएशन है, ओशन की वेव्स हैं, तो उसके माध्यम से बड़े प्लास्टिक जो एनवायरमेंट में पड़े हैं वो टूट टाट के माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सेकेंडरी वाले माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत भारी खतरा है। इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली ओशंस के अंदर में इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स प्रेजेंट हैं, है ना, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ओशन के अंदर जो अलग अलग एनिमल्स प्रेजेंट हैं, है ना, उनके पेट में जाएगा, वो खत्म होंगे और उन्हीं एनिमल्स के माध्यम से मान लो फिश के अंदर पहुंचा है, कोई फिश कंज्यूम कर रहा है उस माइक्रो प्लास्टिक के, वो जो माइक्रो प्लास्टिक उस फिश के अंदर में, फिर वो इंसान कंज्यूम कर रहा है तो उसके फूड में पहुंचेगा, उसके लिए यहाँ पर हानिकारक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे फूड चेन में एंटर कर चुका है माइक्रो प्लास्टिक। अब यहीं पर वर्ड एक पॉलीमर हमने यूज किया था रिसेंटली, तो ये पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर भी यहाँ पर वो मटेरियल होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के, कह सकते हो कि रिपीटिंग चेन से बनते हैं। ये वो मटेरियल हैं जिनकी अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, आपस में यहाँ पर ये बॉन्ड होते हैं। कुछ पॉलीमर्स आपको ये देखने को मिलेंगे जो कि आराम से बेंड हो जाते हैं, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, मोड़ मार सकते हो, जैसे रबर, पॉलिस्टर, ये भी यहाँ पर पॉलीमर्स हैं। दूसरे होते हैं जो बहुत ही हार्ड और टफ होते हैं, जैसे ग्लास वगैरह हो गए, समझ गए। कुछ नेचुरल पॉलीमर्स भी हमारे सामने होते हैं, जैसे रबर, वुड,
ये नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल आपको नजर आएंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक का पूरा ओवरऑल इशू क्या है ये आपको समझ में आ गया। एक और टॉपिक आता है एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, लिखते हुए चलना, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में मैं आपसे कहूंगा ये 3 से 4 बार न्यूज में हमको देखने को मिला है बार बार। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कह सकते हो डायरेक्शन दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन को कि भैया आप कुछ डिटेल सबमिट कीजिए, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में कितना स्टाइपेंड स्टेटस दिया गया है, कितना स्टाइपेंड हमने पे वगैरह किया है, जरा इसका डेटा हमारे सामने रखिए। जिसको लेकर यहां पर अभी नेशनल मेडिकल कमीशन, पूरा कमीशन ही न्यूज में आ चुका है। तो ये न्यूज हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, न्यूज काम की ही नहीं है, बस खाली क्या है, इस न्यूज के जरिए हमें वो चीज पढ़नी है, वो बेसिक डेटा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो क्या है ये नेशनल मेडिकल कमीशन, आओ यहां पे इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो कमीशन है इसको बनाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, 2019 का ये कानून है, इसके तहत इसको बनाया गया, ठीक है, जो कि पूरी तरह से काम करना शुरू करता है 25 सितंबर 2020 से। और ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसने हमारे पुराने वाले कमीशन को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेडिकल सेक्टर को देखने के लिए पुराना भी हमारा कमीशन था, तो जैसे वो था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर कर ही हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन को रेडी किया गया है। और ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका मेन काम क्या है, हमारे देश के अंदर में जो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनको रेगुलेट करना। ये वही कमीशन है जो कि क्या करता है, एक पहचान देता है मेडिकल क्वालिफिकेशंस को, रिकग्निशन देता है, एक मान्यता देता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टैग देता है मेडिकल स्कूल्स को। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर इसी कमीशन का यूज किया जाता है। जो भी मेडिकल प्रैक्टिस चल रही है हमारे देश में, या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना, उसको देखना, वो सारा काम दोस्तों हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन का ही होता है। समझ गए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेन कार्य क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन का, तो काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, वो लाने का काम करता है। जैसे कुछ नीतियां, कुछ गाइडलाइंस ये रखता है जिससे कि हमारे देश में कह सकते हो हाई क्वालिटी का जो मेडिकल एजुकेशन है, हाई स्टैंडर्ड्स का जो एजुकेशन है, उसको मेंटेन रखा जा सके, उसके लिए नियम वगैरह लेकर आना। प्रॉपर जो नेसेसरी रेगुलेशंस होते हैं उसको लाने की बात करता है, यानी कि पूरे मेडिकल सेक्टर को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। फिर कुछ पॉलिसीज लाता है जिससे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकें, मेडिकल रिसर्चर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स लोग हो गए, इनको कंट्रोल किया जा सके। भाई कोई ऊपर होगा तो काम सही से किया जाएगा ना। प्लस हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इवैल्यूएट करना, उसको यहाँ पर देखना है ना, ये काम भी एज अ फंक्शन आप देख सकते हो नेशनल मेडिकल कमीशन का। बाकी इसके पास में कई सारी पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस कमीशन के अंदर में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, बाकी जो 10 हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन आपसे बन सकता है और क्वेश्चन अगर बना तो यहीं से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा नेशनल मेडिकल कमीशन में 33 मेंबर्स आज के समय पर प्रेजेंट हैं। समझ गए? चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक करेंगे। यहां पर बात आ रही है अग्नि प्राइम मिसाइल की। तो अग्नि प्राइम मिसाइल हाल ही में न्यूज में आ चुका है। क्यों न्यूज में आ चुका है आओ मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों यहां पर न्यूज यह है कि नए जनरेशन का जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के थ्रू। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिस वजह से अग्नि प्राइम मिसाइल अभी न्यूज़ में आ चुका है। क्वेश्चन बनने के काफ़ी बड़े चांसेस हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल की जब बात करते हैं तो एक प्रकार की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है ना, एक कह सकते हो न्यूक्लियर डैमेज भी करने की क्षमता है इसके अंदर में। नया जनरेशन का एक एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास का, क्योंकि अग्नि क्लास में आपको पता है बहुत सारी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि प्राइम, इस तरीके से कई सारे वेरिएंट्स हैं। तो उसमें एक एडवांस वेरिएंट आपको अग्नि प्राइम देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 स्टेज का ये मिसाइल है जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की है। तो 2000 किलोमीटर तक की रेंज तक ये हिट कर सकता है ना। रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड वेपन सिस्टम इसके अंदर में लगाया गया है। ये नॉर्मल अटैक्स जो होते हैं प्लस न्यूक्लियर अटैक्स भी कर सकता है। प्लस इस मिसाइल को
लॉन्च करने में इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, चाहे आपका एयरक्राफ्ट हो गया, चाहे आपके शिप्स हो गए, चाहे सबमरीन्स हो गए, या आप ज़मीन से भी यहाँ पे आराम से इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। ये इसकी खास बात है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ना कुछ बेसिक डिटेल्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा जब हम मिसाइल्स की बात करते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आज अगर भारत मिसाइल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हुआ है, हम खुद से मिसाइल्स को डेवलप कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये एक प्रोग्राम लेकर आए थे जिसका नाम है IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों इन्होंने 5 मिसाइल से डेवलप की थी, और 5 मिसाइल्स का नाम ध्यान रखना जरूरी है, कई सारे वनडे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। और ये जो 5 मिसाइल्स हैं इसको आप याद रखने के लिए शॉर्ट टर्म ध्यान रख सकते हो। पटना, पी से हो गया यहाँ पे पृथ्वी मिसाइल, जो कि हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। आपको पता है ना बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जो यहाँ से अगर आपने लॉन्च करी और आपका ये टारगेट है तो इस तरीके से जाती है, एनवायरमेंट से बाहर निकलती है, फिर ऐसे आती भी जाकर अपने टारगेट को हिट करती है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। फिर एक होती है क्रूज मिसाइल, जो कि इस तरीके से जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। तो पृथ्वी जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी हमने इसी प्रोग्राम के तहत डेवलप की है। अग्नि मिसाइल, ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें रेंजेस अलग अलग हैं, जैसे अग्नि 1 2 3 4 5 करके कई सारे वेरिएंट्स हैं। फिर एक आती है त्रिशूल मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से हवा में मारने के लिए लेकिन पास के टारगेट्स को हिट करने के लिए। फिर एक नाग मिसाइल है, ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, दुश्मन के टैंकर को उड़ाने के लिए। फिर आकाश मिसाइल आती है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल से, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिसाइल डेवलप की गई हैं पटना प्रोग्राम के तहत। और इन मिसाइल्स को डेवलप करने के पीछे का एक इंपॉर्टेंट बॉडी भी है DRDO। और अभी आपने देखा जो अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वहां पर भी DRDO का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक रिसर्च डेवलपमेंट विंग है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका मेन विजन क्या है कि इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजीज को दोस्तों यहां पर पूरी तरह से आगे बढ़ाना। इस DRDO को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। अलग अलग जो बॉडीज हैं उनको साथ में कंबाइन करने के बाद में DRDO बनाया गया, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग बॉडीज हुआ करती, जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया ऑफ इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग TD, DT, DP, उसके अलावा DSO, सबको साथ में कंबाइन करने के बाद में DRDO नाम की बॉडी को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। समझ गए? ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए एक और टॉपिक आता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए एक यूनिक सा टॉपिक है, तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। अगर आप 2023 का UPSC का ट्रेंड देखते हो तो यहाँ पे बात हो रही है पर्पल स्ट्रिप्ड जेलीफिश के बारे में। एक ऐसी जेलीफिश जिसके ऊपर यहाँ पे पर्पल कलर की कई सारी स्ट्रिप्स आपको नजर आएंगी, एक अम्ब्रेला सा शेप आपको, यानी छाते की तरह आपको ये देखने को मिल रहा होगा। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, पहले जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो हाल ही में दोस्तों इस प्रकार की जो ये पर्पल फिश हैं, इनका एकदम से ब्लूम, यानी बहुत सारी ये जो जेलीफिश हैं वो एक साथ यहाँ पे नजर आई हैं विशाखापट्टनम कोस्ट में। जो हमारे मैरिन रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इन जेलीफिश को एक साथ देखा है, इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे प्रस्तुत की है, जिस वजह से ये पर्पल स्ट्रिप्ड जेलीफिश अभी न्यूज़ में आ चुकी हैं। इनके अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, कैसे दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे मैंने बोला ब्लू या पर्पल कलर की स्पेशली यहाँ पर ये नज़र आती हैं। ऐसा यहाँ पर आपको ऐसा शेप यहाँ पर इसका नज़र आता है, अम्ब्रेला सा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये जनरेट कर रहा होता है ना। इसके बाकी बॉडी के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट है। हैबिटेट की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो हमारे खुले ओशन है, खुले समुद्र हैं दोस्तों, वहाँ पर ये जेलीफिश ऊपर तैरती हुई नजर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपको ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेचर वाले जो समुद्र है स्पेशली, वहाँ पर आपको ये जेलीफिश नजर आएगी। यानी कि अगर कहने की बात करें पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर आपको ये जेलीफिश ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। फीचर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जो हमारी नॉर्मल जेलीफिश की स्पीशीज़ हैं उससे काफ़ी अलग है ना। इसके पास में एक स्टिंगर भी आपको नज़र आता है और ये जहरीली भी मानी जाती है काफ़ी। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जेलीफिश ना बायोल्यूमिनेसेंट होती हैं। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब एक लाइट प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप रात में देखोगे तो हरी हरी कलर की यहाँ पे चमकती हुई नजर आएंगी डार्क एरिया में। लेकिन जैसे मैंने बोला ये वेनोमस हैं, काफ़ी जहरीली भी हैं। इनसे कई सारी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायरिया, और काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है बॉडी में। उसके अलावा वॉमिटिंग, और भी यहाँ पर कई सारे इश्यूज से इंसान गुजर सकता है।
फिर यहाँ पर देख पाओगे, हमने अभी बात की थी विशाखापट्टनम कोस्ट पर जेलीफिश ब्लूम देखने को मिला है, जिस वजह से हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जेलीफिश ब्लूम होता क्या है? तो जेलीफिश ब्लूम दोस्तों वो कंडीशन होती है जब जेलीफिश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाए थोड़े से समय में, है ना, यानी कि जरे से समय में इनका रिप्रोडक्शन रेट तेजी से इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ जाए। और जो हमारे मैरीन बायोलॉजिस्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो जो जेलीफिश ब्लूम्स आपको देखने को मिलते हैं ये ओशन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नजर आते हैं। जैसे जैसे हमारे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ना, सडनली इंक्रीज होना, यहाँ पर वो जेलीफिश ब्लूम कहलाता है। क्लियर ना? तो दोस्तों यहाँ पर ये था आज का हमारा डिस्कशन, और ज़्यादा कुछ आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में है नहीं, तो इतने में आप लोग यहाँ पर, क्योंकि आज सैटरडे है, आर्टिकल्स एडिटोरियल्स भी कम आते हैं, तो इसके साथ में करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।